आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईटीसी के लॉन्ग अवेटेड डीमर्जर के बारे में, जो इन्वेस्टर्स को बहुत खुश करेगा। और फिर हम डिस्कस करेंगे चाइना और यूएस के बीच चल रही इकोनॉमिक वॉर को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है थर्सडे 19 दिसंबर। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। आईटीसी के होटल बिजनेस के डीमर्जर की बात बहुत टाइम से चल रही है। अगर ऐसा होता कि जब भी कोई मीडिया में या कोई स्टॉक एनालिस्ट इस बारे में बात करता तो मुझे ₹1 मिलता, तो शायद मैं अब तक करोड़पति बन चुका होता। ये इवेंट पिछले एक डेकेड में कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड और डिस्कस्ड रहा है। शायद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद सबसे ज्यादा। लेकिन मैं आज इस टॉपिक को क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि 17 दिसंबर को आईटीसी को फाइनली अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर के लिए सारे अप्रूवल्स मिल गए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से इफेक्टिव होगा। ये अगस्त 2023 के इनिशियल एस्टिमेट से लगभग 3 महीने लेट है, पर चलो, बेटर लेट देन नेवर। और ये इतना बड़ा डील क्यों है? बहुत ऑब्वियस रीजन है। आईटीसी का होटल बिजनेस एक बर्डन था और हर आईटीसी शेयर होल्डर इस डीमर्जर के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि ये आईटीसी के बिजनेस मॉडल की एक पुरानी कमी को एड्रेस करता है। पर इसको समझने के लिए पहले आईटीसी को समझते हैं। आईटीसी कंग्लोमरेट वर्ड का एक अल्टीमेट एग्जांपल है। एक सिंगल कंपनी जो कई अलग अलग बिजनेसेस को एक साथ मैनेज करती है। आईटीसी के बिजनेसेस में सिगरेट्स, एफएमसीजी, होटल्स, एग्रीकल्चर और पेपर पैकेजिंग शामिल है। कंग्लोमरेट के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। एक तरफ कंग्लोमरेट्स अपने साइज और डाइवर्सिटी का फायदा उठा के फंड्स इजीली रेज कर सकते हैं। रिलायंस इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जिसने अपने ऑयल प्रॉफिट्स का यूज टेलीकॉम और रिटेल वेंचर्स को फंड करने के लिए किया। पर दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस के प्रॉफिट्स वीकर बिजनेसेस में लगाने से एक ड्रैग क्रिएट होता है। आईटीसी के केस में ये वीकर बिजनेस होटल्स था। होटल्स को आईटीसी ने काफी अटेंशन दिया, पर रिटर्न में कुछ खास नहीं मिला। आईटीसी ने अपने कैपिटल का 22% होटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, पर यह सिर्फ 3% ऑपरेशनल प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करता था। आईटीसी के कैश काउ इसके सिगरेट बिजनेस से कंपेयर करें तो सिर्फ 8% कैपिटल यूज करके ये सेगमेंट 80% ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करता है। सिगरेट्स में हैवी रीइन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं होती, और इनके पास एक चीज है जो होटल्स मैच नहीं कर सकते, एडिक्शन। आईटीसी का एफएमसीजी डिवीजन भी कैपिटल हैवी था और लो रिटर्न्स देता था, पर वो इतना क्रिटिसाइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एफएमसीजी डिवीजन इंप्रूवमेंट दिखाता था। रिटर्न्स ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट स्टेडली इंप्रूव हो रहे थे। पर होटल्स का ऐसा केस नहीं था। ये 2004 से आईटीसी का पार्ट रहे हैं, पर इनके रिटर्न्स कभी जस्टिफाई नहीं हुए। मगर होटल स्ट्रगल क्यों करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम पहले होटल बिजनेस को समझते हैं। प्राइमरीली इसके दो मॉडल्स होते हैं। पहला, ओन्ड होटल्स। आईटीसी अपनी प्रॉपर्टीज खुद बिल्ड और ओन करता है, मैनेज करता है और प्रॉफिट की उम्मीद करता है। ये मॉडल एक्सपेंसिव और रिस्की होता है। यहाँ कॉस्ट ओवररन्स और डिलेस कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आईटीसी ग्रैंड चोला चेन्नई 800 करोड़ के प्लान के बजाय 1200 करोड़ में बना, और आईटीसी नर्मदा अहमदाबाद एक डेकेड डिले के साथ 100 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा में कंप्लीट हुआ। दूसरा मॉडल है मैनेज्ड होटल्स। आईटीसी होटल ओनर्स के साथ पार्टनर करता है, प्रॉपर्टीज मैनेज करता है, पर एसेट्स ओन नहीं करता। ये मॉडल कम कैपिटल इंटेंसिव होता है और इसमें फास्ट एक्सपेंशन होती है। आईटीसी काफी टाइम तक ओन मॉडल के साथ चिपका रहा, जो प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रैग करता रहा। पर 2018 में आईटीसी ने एसेट राइट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, जिसमें फोकस मैनेज्ड होटल्स पे था। और इन डिसीजंस के रिजल्ट्स कैसे आए? FY18 से 23 के बीच आईटीसी होटल्स के रेवेन्यू और ऑपरेशनल प्रॉफिट्स का CAGR 13% और 31% रहा, जो पहले के फ्लैट ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी बेटर है। आज आईटीसी की होटल इन्वेंट्री का 55% मैनेज मॉडल के अंडर है, जो 2030 तक 65% होने के एस्टिमेट है एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट। आईटीसी के नए ब्रांड्स मोमेंटोज और स्टोरी पार्टनरशिप्स के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं। पर ये डीमर्जर का डिसीजन अभी क्यों लिया गया? ये डीमर्जर पहले हो सकता था, पर कोविड ने चीजें डिले कर दी।
पैंडेमिक ने ट्रैवल इंडस्ट्री को हिट किया, जिसकी वजह से एक स्ट्रगलिंग होटल बिजनेस को स्पिन ऑफ करना मुश्किल था। पर पोस्ट कोविड रिकवरी स्ट्रांग रही और होटल्स के लिए एंथुजियाज्म वापस आया। सिर्फ आईटीसी ही नहीं, और भी कंपनीज जैसे लीला ब्रांड का श्लॉस बैंगलोर, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और ब्रिगेड होटल्स रिसेंटली आईपीओ के लिए फाइल कर चुकी है, लगभग 8,000 करोड़ रुपीस रेज करने के प्लान के साथ। अब बड़ा सवाल ये है, क्या आईटीसी यहीं रुकेगा या ये डीमर्जर एक स्प्री स्टार्ट करेगा? क्या एफएमसीजी या इंफोटेक बिजनेसेस को फ्यूचर में स्पिन ऑफ करने का प्लान हो सकता है? डीमर्जर का एक बड़ा फायदा होता है, इन्वेस्टर्स हर सेगमेंट को अलग वैल्यू करना शुरू करते हैं। अगर एक वीक बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को ड्रैग कर रहा है तो उन्हें सेपरेट करने से वैल्यू अनलॉक हो सकती है। ये हमने रिलायंस और जियो फाइनेंशियल्स के डीमर्जर में भी देखा है। क्या आईटीसी के एफएमसीजी या इंफोटेक बिजनेस ये पाथ फॉलो करेंगे? ये तो टाइम ही बताएगा। अब देखते हैं कि आईटीसी होटल्स अपने आप पर कैसा परफॉर्म करता है। क्या ये फाइनली थ्राइव करेगा बिना आईटीसी के बाकी बिजनेसेस से जुड़े रह के? सिर्फ टाइम ही इस सवाल का जवाब देगा। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। अब हम एक ऐसे इकोनॉमिक वॉर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले सुना भी नहीं होगा। हेडलाइन ये है, यूएस और चाइना एक ऐसे बैटल में लॉक्ड है जिसमें अमेरिकन कंपनीज को ऑलरेडी 130 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। और तो और ये तो बस इस बैटल की शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि सुपर पावर्स के बीच ग्लोबल कंपटीशन का मतलब है आर्मीज और टैंक्स, तो आप गलत होंगे। आज के वॉर्स में गनफायर और बैटलशिप्स नहीं होते। जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी जर्नल्स के एक पेपर में लिखा था, हम एक नए एरा में हैं, वॉर्स विदाउट गन स्मोक। और इस वॉर के वेपन्स है सेमीकंडक्टर्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस। पर ये कॉन्सेप्ट इतना नया भी नहीं है जितना लगता है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन ने जर्मनी की राइस को स्लो करने के लिए उसके शिपिंग लेन्स को कट कर दिया था। और जर्मनी ने क्या किया? अपने फैक्ट्रीज को और एफिशिएंट बनाया और नए सप्लायर्स ढूंढे। सुन के फेमिलियर लगा ना? क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट, चाइना भी अब वही कर रहा है। और तो और ये पहली बार नहीं है कि यूएस ने ये गेम खेला है। 1980s में यूएस ने जापान के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट किए थे ताकि जापान यूएस को टेक में ओवरटेक ना कर ले। जापान ने क्या किया? अडॉप्ट किया और अपनी टेक्नोलॉजी और इंप्रूव की। डेजा वू हुआ? बिल्कुल। पर इस बार स्टेक्स और भी ज्यादा हाई है, क्योंकि जापान की इकोनॉमी आज तक जितनी भी बड़ी हो, चाइना की इकोनॉमी उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। थोड़ा पर्सपेक्टिव लेते हैं। डार्टमथ कॉलेज की जेनिफर लिन के रिसर्च के हिसाब से चाइना ने ऑलरेडी कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के पीक पावर को सरपास कर लिया है। हाँ, वही सोवियत यूनियन जो डेकेड्स तक अमेरिका के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट था। चाइना उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। और इससे और भी बड़ी बात यह है कि चाइना की इकोनॉमी परचेजिंग पावर टर्म्स में यूएस को ओवरटेक कर चुकी है। हाँ, हम चाइना को डेवलपिंग कंट्री कहना पसंद करते हैं, पर बीजिंग और शंघाई जैसे सिटीज का जीडीपी पर कैपिटा साउथ कोरिया के बराबर है। सिर्फ एक चाइना नहीं है, मल्टीपल चाइनाज है। कुछ रीजन्स बूम कर रहे हैं और कुछ अभी भी कैचअप कर रहे हैं। तो यूएस का गेम प्लान क्या है? बुश एडमिनिस्ट्रेशन के बाद से यूएस ने चाइना पे प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, पर ट्रंप ने इसे फुल थ्रॉटल पे डाल दिया और जितना पहले के एडमिनिस्ट्रेशंस ने मिलके किया था, उससे 3 गुना ज्यादा चाइनीज एंटिटीज को रिस्ट्रिक्शंस लिस्ट पे ऐड कर दिया। और बाइडेन, उन्होंने भी इन रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया। यूएस के टूलकिट में ये 4 बड़े वेपन्स हैं। पहला, एंटिटी लिस्ट। इसे अमेरिका के ब्लैकलिस्ट जैसा समझो। अगर आप इस पे हो तो यूएस कंपनीज को आपको कुछ भी सेल करने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। हुआवे और 149 चाइनीज एंटिटीज इस लिस्ट में है। दूसरा, एसडीएन लिस्ट। ये न्यूक्लियर ऑप्शन है। अगर आप स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट में हो तो आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ हो जाते हो। एग्जाम्पल, कैरी लैम, हांगकांग की फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कैश में पेमेंट लेती थी क्योंकि कोई बैंक उनके साथ ट्रांजैक्ट नहीं करता था। तीसरा टूल है मिलिट्री एंड यूजर लिस्ट। ये ऐसे कंपनीज को टारगेट करता है जो चाइना की मिलिट्री से लिंक्ड है। और चौथा, चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लिस्ट। ये लिस्ट यूएस इन्वेस्टमेंट्स को चाइनीज डिफेंस और सर्वेलेंस फर्म्स में जाने से ब्लॉक करता है। पर यूएस इन लिस्ट को एनफोर्स कैसे करती है? सोचो, न्यूयॉर्क सिटी को सिर्फ 10 पुलिस वालों के साथ पुलिस करना हो। यूएस के पास ग्लोबली बहुत कम एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर्स हैं और चाइना में तो सिर्फ 3 हैं। इन लोगों ने 5 सालों में $880 बिलियन के 4,000 लाइसेंस एप्लीकेशंस रिव्यू किए हैं।
और इसका सोल्यूशन, यूएस ने एक क्लासिक तरीका यूज किया, बिजनेसेस को ही एक दूसरे को रिपोर्ट करने दो। इसी तरीके से सीगेट पकड़ा गया, जो हुआवे को हार्ड ड्राइव शिप कर रहा था और उस पर $300 मिलियन का फाइन लगा। और एनवीडिया जैसी कंपनीज बहुत सेंसिटिव सिचुएशन में है, चाइना के लिए स्पेशल लेस पावरफुल चिप्स बना रही है ताकि यूएस रेगुलेशंस को खुश रखा जा सके और गेम में बने रहा जा सके। पर यही आता है एक प्लॉट ट्विस्ट, चाइना इज अडॉप्टिंग। 2022 के चिप रिस्ट्रिक्शंस के बाद चाइना ने पुराने टेक का यूज करके एडवांस 7 नैनोमीटर चिप्स बनाना सीख लिया। आई गेस जुगाड़ के मामले में हिंदी चीनी सच में भाई भाई हैं। लेकिन इस वॉर के रिपल इफेक्ट्स और ग्लोबल इंपैक्ट दिख रहे हैं। अमेरिकन कंपनीज के लिए चाइनीज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस उनके 20th बिगेस्ट हेडेक से लेकर 3rd बिगेस्ट हेडेक बन चुकी है सिर्फ 3 सालों में। और इसका ग्लोबल इंपैक्ट, यूरोप और ईस्ट एशिया फंस गए हैं, चाइना के मार्केट पे भी डिपेंडेंट हैं और यूएस के साथ रिलेशंस भी मेंटेन करना चाहते हैं। और तो और चाइनीज बैंक्स भी कॉशियस है, रशिया के 80% पेमेंट्स रिजेक्ट करते हैं ताकि यूएस सैंक्शंस के क्रॉस हेयर में न आए। लेकिन सोचो क्या होगा अगर चाइनीज अपना स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का वर्जन बनाता है, या ज्यादा कंट्रीज युआन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे यूएस डॉलर की जगह। यूएस के फाइनेंशियल वेपन्स का एज खत्म हो सकता है, जैसे एंटीबायोटिक्स ओवर यूज होने के बाद इनफेक्टिव हो जाते हैं। इस वॉर का मिलिट्री पे भी असर पड़ रहा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा नेवी बना रहा है, अपना न्यूक्लियर आर्सेनल मॉडर्नाइज कर रहा है और एआई वेपन्स में भी एडवांस कर रहा है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक बैटल नहीं है, ये एक ग्लोबल डोमिनेंस का रेस है। और इस सब से हमारा क्या? हम इस डिजिटल एज के पहले इकोनॉमिक सुपर पावर शोडाउन को देख रहे हैं। जैसे कोल्ड वॉर ने स्पेस ट्रैवल और माइक्रोवेव्स को शेप किया था, ये बैटल अगले कुछ डेकेड्स के टेक और प्रोडक्ट्स को शेप करेगा। तो ये थी आज की कहानियां। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडिया ने सोलर इक्विपमेंट्स के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट स्कीम खत्म कर दी है। अब कंपनीज को बॉन्डेड वेयरहाउसेस में रखे गुड्स पर डेफर्ड कस्टम ड्यूटीज देनी होंगी। इस मूव से सोलर फर्म्स की कैश फ्लो डिसरप्ट होगी और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेंगी, जो फिक्स पार्ट टैरिफ्स के बीच प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक चैलेंज बनेंगी। दूसरा, अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज और पेना सीमेंट को अपने ऑपरेशंस में मर्ज कर रहा है। इस मूव से अंबुजा इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट मेकर बन जाएगा। ये सिनर्जीज का फायदा उठाने और राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड को मीट करने का एक स्टेप है, जो अदानी ग्रुप की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करता है। और फाइनली, श्रीराम फाइनेंस ने $1.27 बिलियन का इंडिया का सबसे बड़ा ECB यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग डील सिक्योर किया है। इस मूव से श्रीराम का डोमेस्टिक बैंक पे रिलायंस कम होगा और MSME लेंडिंग में ग्रोथ को फंड करने में मदद मिलेगी। ये ग्लोबल कॉन्फिडेंस दिखाता है NBFC सेक्टर और श्रीराम की रेजिलियंस में, जो रेगुलेटरी टाइटनिंग के बीच अपनी पोजीशनिंग स्ट्रांग बना रहा है। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।